देखेंगे सीडीपी से संबंधित ही कुछ प्रश्नों को और जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि आप सभी जानते हैं कि बीटेट, सीटेट और सुपर टेट में सीडीपी से 30 प्रश्न अनिवार्य रूप से ही पूछे जाते हैं और इस समय सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी कि वह कब से कब तक वह एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इस लिहाज से सीडीपी से संबंधित प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज एक बार फिर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। रिपीट करेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या यह कथन है? क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के आधार पर यह कथन सही है या आरक्षण के आधार पर यह कथन सही है कि पुरुषों को आरक्षण ज्यादा मिल गया है इसलिए पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह प्रश्न स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है ऑप्शन बी कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित यह एक प्रश्न है जो यह बताता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर पुरुष प्रत्येक स्त्री के सापेक्ष ज्यादा बुद्धिमान होगा ही, लेकिन वह चूंकि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं अपेक्षा किसके, स्त्रियों के, तो वह इस बात को दर्शाता है कि वह एक जेंडर विशेष का पक्ष ले रहा है। क्लियर? अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए उचित है क्या कि विद्यार्थी उस कक्षा में रुचि के आधार पर पढ़ता रहे, इंटरेस्ट उसको आता रहे, वह उसका ध्यान भटके नहीं, वह अपने विषय वस्तु पर आता रहे। इसके लिए उचित क्या है? एक शिक्षक के लिए एज ए टीचर हम क्या करें कि बच्चा बेहतरीन तरीके से क्लास में अध्ययन करता रहे, रुचि पूर्वक करता रहे। एक विकल्प भी आता है कि क्या श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए उस समय शिक्षक को कि विद्यार्थियों की रुचि बरकरार रहे। तो ध्यान आकर्षित करने मात्र के लिए कि हम एक कंटेंट विशेष पर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। किसी अन्य विषय पर अगर चर्चा करते हैं कक्षा में अध्ययन और अध्यापन के दौरान, तो उस विषय विशेष में कोई विशेष रुचि नहीं आ सकती है क्योंकि चर्चा का विषय आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह विकल्प बी भी नहीं होगा। किताब पढ़ना, अब किताब पढ़ लेने से शिक्षक के द्वारा अगर किताब पढ़ा जाता है या विद्यार्थी के द्वारा किताब पढ़वाया जाता है कि हाँ किसी अलग अलग विद्यार्थी से कि किताब पढ़ो, तो उसमें भी विद्यार्थी की रुचि उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब विद्यार्थी की रुचि बनी रहे उस कक्षा में उस सब्जेक्ट विशेष को लेकर के, तो आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को यह विकल्प डी जो है वह सही है कि उसी विषय से संबंधित जिसे हम कह सकते हैं पूर्व कथन, क्या कह सकते हैं? पूर्व कथन, उस आधार पर उस विषय विशेष से संबंधित कोई सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए जिसके आधार पर विद्यार्थी की रुचि बढ़ जाए। और किसी विषय में विद्यार्थी की रुचि तभी बढ़ती है जब वह सामान्य जानकारी रख रहा होता है और उससे संबंधित सामान्य से प्रश्न जब पूछे जाते हैं जिसका विद्यार्थी उत्साह के साथ जब उत्तर देता है तो वहां पर प्रश्न पूछना उसके रुचि को बढ़ा देता है। इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही होगा, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चा बेहतर है, बहुत बेहतर है, खराब है या बहुत खराब है, इस बात की जानकारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसका मूल्यांकन किया जाए। लेकिन मूल्यांकन का आधार क्या हो सकता है? बच्चा क्लास में भी बहुत बढ़िया पढ़ता है, घर पर भी आता है तो होमवर्क करता है, या कुछ लिखता भी बढ़िया है, पढ़ता भी बढ़िया है,
जवाब सामान्य तौर पर दे ही देता है, तो उस बात की जानकारी को प्राप्त करने के लिए कि वह बच्चा विशेष है अथवा नहीं है, उसका मूल्यांकन होना आवश्यक हो जाता है। तो मूल्यांकन का बेस क्या होना चाहिए कि किसी बोर्ड के द्वारा, जिस बोर्ड के अंतर्गत वह बच्चा आता है, उस बोर्ड की परीक्षा द्वारा ही जो रिजल्ट आएगा तभी यह माना जाएगा कि वह बच्चा बेहतर है, या वह घर का कार्य कर लेता है, गृह कार्य कर लेता है, तभी माना जाएगा कि वह अच्छा है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन उसका किया जाए तो माना जाए कि अच्छा है, या लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। लिखित में एक समय में बच्चा तैयारी करके और परीक्षा में बेहतरीन अंक ला सकता है, क्योंकि लिखित परीक्षा कराने से पूर्व हम उसे मैसेज देते हैं, सूचित करते हैं कि आपका लिखित एग्जाम होने वाला है, आपका वाइवा होने वाला है, इस बात की भी हम सूचना पहले देते हैं। इसमें यह हो सकता है कि बच्चा लिखित और मौखिक दोनों के लिए तैयारी कर ले, लेकिन वह बच्चा बेहतर हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। बच्चा घर पर भी काम कर लेता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वह होमवर्क करके आता है तो वह बच्चा बेहतर है। बोर्ड की परीक्षा, जैसा कि लिखित या मौखिक पर हमने बात की, बोर्ड की परीक्षा आने से पहले बच्चा तैयारी में लग जाता है तो हो सकता है कि उसके बोर्ड के द्वारा किए गए मूल्यांकन में विद्यार्थी का एक बेहतरीन अंक या उचित अंक आ जाए और वह पास हो जाए। यह कोई बेस नहीं बनता कि वह विद्यार्थी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर विकल्प जो सी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि लगातार निरंतर अगर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता रहेगा, मासिक, तिमाही या छमाही, और सब में विद्यार्थी अच्छा अंक अगर लाता है तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी है और उसका मूल्यांकन जो हुआ है वह बेहतरीन मूल्यांकन है। हालांकि यह भी मूल्यांकन के 3 विकल्प ठीक ठाक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें बहुत पहले से विद्यार्थी को सूचना मिल जाती है और विद्यार्थी उस कार्य को पूरा कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन एक बेहतर विद्यार्थी वही हो सकता है जो लगातार निरंतर प्रतिदिन, प्रतिमाह, हर तिमाही, हर छमाही और वार्षिक परीक्षा में अपने आप को सफल साबित करे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, विकल्प सी, यह ऑप्शन सही होगा कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के स्तर पर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।